हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नवनीत कौर करेवाल। सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम। एक वीडियो मैं पहले ला चुकी हूं यंग पेरेंट्स के ऊपर। इस बार मेरा टॉपिक है टीन एजिंग प्रॉब्लम। लगभग 10 साल से लेके 15 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो टीन एजिंग बच्चे होते हैं। तो उनकी एज में जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये इन बच्चों में ज़्यादातर अपन ने देखा दिखे, ये बच्चे जो होते हैं ना, टीन एज बच्चे, ये मेरी मर्जी वाले बच्चे होते हैं। इस समय तक उनका ये लाइफ का फंडा हो चुका होता है, मेरी मर्जी। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। तो इससे हर माँ बाप रूबरू होते हैं। और उनमें नेक्स्ट थिंग क्या आ जाता है, अगर अपन उनको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं, आर्गूमेंट्स करने लगते हैं, या फिर अपने आप को बहुत अलोन कर लेते हैं। वो आपके साथ मैशअप नहीं होते हैं। स्कूल में जितने वो फ्रेंड्स बना लेते हैं, लेकिन घर में वो उतने ही अपने आप को कवरिंग करके रखने लगते हैं, अपने आप को शेयर नहीं करते हैं अपने माँ बाप से। और वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है माँ बाप और बच्चों के बीच में, उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, जो गर्ल्स होती हैं, पहले के ज़माने में क्या होता था, देखिए हमारे ज़माने में उस समय गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन आता था लगभग 10th 11th 12th में। और आजकल चूँकि मीडिया का ज़माना हो गया है तो गर्ल्स को मेंस्ट्रुएशन बहुत जल्दी आ जाता है। लगभग क्लास 6 से ही बच्चों को, कि 6-7 में मोस्टली बच्चे, गर्ल्स जो हैं होती हैं, उनको मेंस्ट्रुएशन आ जाता है। तो जैसे ही वो मेंस्ट्रुएशन आता है, फिर उनकी क्या प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, हार्मोनल। उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो रहे हैं। अब वो लाइफ में उनके घर वाले उसको बड़ी होती हुई लड़की देख रहे हैं, तो उनका अपनी बेटी को समझने का तरीका और बेटी से डील करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो आज मैं मोस्टली टीन एज गर्ल्स के ऊपर टॉपिक लेकर आई हूँ। बॉयज़ के ऊपर कभी और कवर करूँगी, लेकिन आज मोस्टली मैं टीन एज गर्ल्स प्रॉब्लम्स को अपन डिस्कस करेंगे, उनकी मेंटलिटी को डिस्कस करेंगे कि वो किस किस मेंटल लेवल से गुजरती हैं, और कैसे कैसे हमको उनको समझना है, कैसे कैसे हमको उन गर्ल्स को प्रोटेक्शन देना है बड़ी होती हुई लड़कियों का। क्योंकि ना तो वो जवान लड़कियाँ हैं, ना वो छोटी हैं। अब वो ऐसे एज में पहुंच जाती हैं जहाँ माँ बाप उसको अलग नज़र से देखने लगते हैं, दुनिया उनको अलग नज़र से देखने लगती है, अपने बॉडी में होने वाली चेंजेस से वो अलग परेशान होती हैं, हार्मोनल चेंजेस से वो अलग परेशान होते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, उनको एग्रेसिव हो जाती हैं। तो ऐसे में अपन को अपनी बेटी को ये समझ के चलना है कि हम भी इस एज में थे कभी, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे देखिए, बच्ची मेंस्ट्रुएशन में जब स्टार्टिंग में शुरू होती है तो वो रात भर सो नहीं पाती है, क्योंकि उन्हें ये टेंशन रहता है हमसे कहीं बिस्तर गंदा ना हो जाए, हमसे कोई चीज़ गंदी ना हो जाए, हम कहीं सोफे में बैठे सोफ़ा गंदा ना हो जाए, हम इसे कैसे मेंटेन करें, हम इसे अपने फ्रेंड्स से कैसे छुपा के रखें, किसी को पता चल जाएगा, घर में किसी को पता चल जाएगा। वो शाय फील कर रही हैं, वो अपनी मेंटल लेवल से उस चीज़ से गुजर रही हैं, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। माँ का ये फ़र्ज होना चाहिए कि वो अपनी बेटी के साथ बैठे और उससे हर चीज़ डिस्कस करे कि बेटा ये नॉर्मल चीज़ है, आपके बॉडी में चेंजेस आना नॉर्मल चीज़ है, ये आपकी मम्मी के साथ भी हुआ था, ये ऐसा ही होता है। अब इसका मतलब ये है कि आप शारीरिक रूप से बड़ी हो गई हैं, ठीक है, हम आपके साथ हैं, अब लाइफ आपकी शुरू हो रही है, आप एक अलग पर्सनालिटी के रूप में डेवलप हो रहे हो। अभी तक आप बच्चे थे, अब आप एक अलग पर्सनालिटी के रूप में डेवलप हो रहे हो, आपको समझदार बनना है और इसको बहुत इजी लेके चलना है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी लाइफ है, ये लाइफ का एक हिस्सा है कि अब आप बड़े हो गए हो, तो उसको बहुत प्यार से समझाना है और उसे अपने ऊपर लेकर समझाना है कि हम भी इस फेज से गुजरे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस चीज़ से आती है तो आप हमसे डिस्कस करें। स्कूल में टीचर्स को भी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए गर्ल्स के लिए। जब इस प्रॉब्लम्स को न्यूली फेस कर रही होती हैं गर्ल्स, तो टीचर्स को भी बहुत कोऑपरेटिव होना चाहिए, और गर्ल्स को होना चाहिए कि वो अपने फैमिली वालों से ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को वो डिस्कस करते रहें। अब इस एज में क्या होता है, माई लाइफ माई डिसीजन की सोच भी साथ में शुरू होती है लड़कियों की।
लड़कियों को लगता है कि अब ये मेरी ज़िंदगी है, अब मैं इसे ऐसे जीऊँगी। वो ज़्यादा सजना संवरना शुरू करती हैं। वो एज से पहले वो नेल्स बढ़ा रही हैं, अपने से बड़ी दीदी लोगों को देख रही हैं जैसा फ़ैशन करते हुए, वैसा वो फ़ैशन करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे वो लाइफ़स्टाइल जी रही हैं, वैसा वो ये लाइफ़स्टाइल जीने की कोशिश करती हैं। टीवी को देख के, एक्ट्रेसेस को देख के अट्रैक्ट होती हैं, उनके जैसा बनने की वो कोशिश करती हैं। तो ये सब करते करते वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन्हें समझाए कि ये फ़ैशन आपको इस समय करना है और ये फ़ैशन आपको अभी करना है। अभी आप इतना कर सकते हो, लाइक आप सज सकते हो, सजना आपका अधिकार है। आप स्मार्ट दिखो, आप सुंदर दिखो, मैं भी चाहती हूँ कि आप सुंदर दिखो, आप ब्यूटीफुल दिखो, बट एक लाइन होती है, उस लाइन को मेंटेन करते हुए। कॉलेज गर्ल्स का मुकाबला आप नहीं करोगे बेटा, लेकिन आप सुंदर दिखो, आप अपने लेवल पे सुंदर दिखो, आपको अधिकार है सुंदर दिखने का। मैं भी खुश होंगी अगर आप सुंदर दिखोगे तो। बट स्कूल में आपको अनुशासन मेंटेन रखना है। 12th तक अनुशासन क्या होता है ये स्कूल में सिखाया जाता है, तो आपको उस लाइन को मेंटेन रखना है। घर में आप आइए और आप अपने पसंद से तैयार होइए। ये हर माँ बाप को अपनी बच्ची को सिखाना चाहिए, ताकि वो उस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि वो तैयार हो कि ना हो, क्योंकि बच्चियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं कि इधर मम्मी डांट रही है, उधर टीचर डांट रही है। तो टीचर भी सही डांट रही है, क्योंकि टीचर चाहती है कि अनुशासन में रहो। 12th स्कूलिंग तक अनुशासन मस्ट है, उसके बाद आपको कोई अनुशासन नहीं सिखाने वाला। और घर में आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप एक लेवल पे रहें। एज से ज़्यादा बड़े अगर आप तैयार होते हैं तो आपकी पर्सनालिटी, आपको लग रहा है आप सही हैं, लेकिन सामने वाले को देखकर ये लगेगा कि नहीं, ये एक्स्ट्रा ही तैयार हो रही है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को हार्म करेगा। नेक्स्ट थिंग होता है जब आप अपनी बच्ची को कुछ भी समझाने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं दुनिया क्या कहेगी। फड ऑफ दिस दुनिया, 4 लोग क्या कहेंगे, मुझे नहीं पता ये 4 लोग कहाँ हैं और क्या कहेंगे। आप सबसे अच्छा अपनी बेटी को ये सिखाइए क्या सही है क्या गलत है उसकी लाइफ के लिए। 4 लोग क्या कहेंगे वो मत आप ताना मारिए, आप ये बताइए कि ये आपके लिए सही है बेटा, ये आपके लिए गलत है, आगे आप खुद सोच लो। 4 लोग क्या कहेंगे ये वाले ताने से आप बच्चे को डराने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो वो और रिएक्ट करेगा, वो आपसे बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, वो बाहर के लोगों से बॉन्डिंग बनाएगा। बाहर की फ्रेंड्स उसको ज़्यादा अच्छी लगने लगेंगी, जो उसकी बात सुनती हैं और उसके हिसाब से चलती हैं, तो वो उनके साथ ज़्यादा मैशअप होएगी, आपके साथ ज़्यादा मैशअप नहीं होएगी। गर्ल्स बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर करके रखना पड़ता है, जो टीनेजिंग गर्ल्स रहती हैं, और माँ बाप की ये ड्यूटी होती है कि वो उसको बहुत पैम्पर करके रखें, बहुत अच्छे रिलेशन में उसको रखें। फिज़िकल गेम्स में आप अपनी बच्चियों को ज़रूर डालिए। 24 घंटे अगर वो फ़ोन में हैं तो वो अपनी लाइफ ख़राब कर रही हैं। कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आप उनको ज़रूर डालिए। अगर स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं आप उनके एनकरेज कीजिए कि आप अपने स्पोर्ट्स में भाग लो। या मैंने आजकल देखा है कि कई मदर्स बहुत डेडिकेटेड होती हैं अपने बच्चों के लिए। वो बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि वो स्कूल से बच्चा आ गया उसके बाद 2 व्हीलर में लेके निकल रही हैं बच्चों को, बैडमिंटन कोच ले जा रही हैं या फिर वो बास्केटबॉल खिलाने ले जा रही हैं। मतलब वो 1-1.5 घंटा अपने बच्चों के लिए स्पेशल टाइम निकालती हैं और उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवा रही हैं। और ये हर माँ बाप को होना चाहिए, चाहे आपके पास टाइम है चाहे नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप सेल्फ मोटिवेट करो बच्चे को कि अगर आप साइकिल चला के जाते हो बेटा तो आपके लिए फ़िज़िकल और अच्छा है, आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी, ऐसे उसको मोटिवेट कीजिए। साइकिल लेके दीजिए और वो फिज़िकल एक्टिविटी करे, गेम्स करे, क्रिकेट खेले। क्रिकेट मतलब आजकल तो बच्चे फ़ोन में क्रिकेट खेल रहे हैं, फ़ोन में कौन सा क्रिकेट होता है आप बताइए। तो बच्चों को आप क्रिकेट खेलने भेजिए। गर्ल्स भी क्रिकेट खेल सकती हैं, बास्केटबॉल खेलिए, नेट बॉल खेलिए, आप बैडमिंटन खेलिए, आप लॉन टेनिस खेलिए, आप कुछ भी खेलिए, बट आप फिज़िकल एक्टिविटी में अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वॉल्व होइए। और माँ बाप की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ में डालें ही डालें। दूसरा है रिलेशनशिप इशू। अब क्या होता है, लड़कियां इस एज में मोस्टली हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ऑपोजिट सेक्स
से रिएक्ट होती हैं, उनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं और रिलेशनशिप में आ जाती हैं, जो बहुत डेंजरस हो गया है। एक 3 वर्ड का शब्द होता है, वो बोल के वो पूरा अपना कंसंट्रेशन सत्यानाश कर लेती हैं। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो 3 शब्द हैं ना, आई लव यू, ये मम्मी और पापा रोज रात को अपने बच्चे को बोल के सोएं, तो बच्चा उस शब्द की वैल्यू, उस शब्द के साथ कनेक्शन अपने माँ बाप के साथ बनाएगा। अगर बच्ची रात को सो रही है, आप उसे अच्छा सा एक हग कीजिए, उसके साथ लेटिए और उससे 10-15 मिनट बातें कीजिए, उससे पूछिए कि आपका दिन कैसा गया आज का। तो अगर उसके साथ उसके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगी है, किसी ने उसे डांटा है, तो वो आपके साथ शेयर करेगी, वो अपना दिल हल्का करेगी आपके साथ। उसके साथ डिस्कस कीजिए और उसके बाद उसे आई लव यू बोल के हग कीजिए और उसे सोने दीजिए। तो वो आई लव यू की जो 3 वर्ड्स हैं, वो कहीं और जाके वो नहीं ढूंढेगी। वो उसे पता है कि उसके माँ बाप उससे प्यार करते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, पर आपको दिखाना भी तो चाहिए। आप माँ बाप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शो नहीं करेंगे, अरे हम तो माँ बाप हैं, हम प्यार नहीं करेंगे तो कौन करे। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू शो ऑल्सो। आप वो इस एज में आपको बच्चे को पैम्पर करके रखना है, तो आपको उसको बोलना है दैट मम्मा लव यू, पापा लव्स यू, और उसे हक कीजिए। तो वो आई लव यू वाले 3 वर्ड अगर उसे घर में मिल रहे हैं तो वो बाहर आई थिंक नहीं भटकेगी। तो आप इस बात का बहुत बहुत ध्यान रखें कि आप अपने बच्चे को गलत रिलेशनशिप में ना जाने दें। आप बहुत ज़्यादा बांध के भी मत रखिए बच्चियों को। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन में रखोगे ना, जैसे रबड़ है, रबड़ को आप खींच रहे हो तो वो टूटेगी ही टूटेगी। अगर आप ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखोगे तो वो आपसे बगावत करेगा ही। वो एज ही बगावत वाली है, क्योंकि इस एज में उनको बहुत ज़्यादा थ्रिल चाहिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरिंग आदत के होते हैं कि हर चीज़ को उनको जानना रहता है। तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना और एक्सट्रीम हाँ वाली सिचुएशन में भी नहीं रखें, क्योंकि कई फैमिली में होता है वो बच्चे बोलते हैं यार मेरी मम्मी तो मानेगी नहीं, मतलब उन्हें पता है कि वो एक्सट्रीम ना वाली पोजीशन चल रही है उनके घर में, तो वो उसका अलग रास्ता निकालेंगे। वो आपसे चोरी कहीं और जाएंगे, आपको बताएंगे कुछ और जाएंगे कहीं और अगर आप एक्सट्रीम हाँ वाली, मतलब बहुत ज़्यादा फ्री भी रख रहे हो बच्चों को, तो वो अपने फ्रीडम को नहीं समझेंगे। इस एज में वो अपनी फ्रीडम को नहीं समझेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्री भी मत कीजिए और बहुत ज़्यादा उसको रिस्ट्रिक्शन में भी मत रखिए। एक ऐसा ऑरा बना के रखिए कि अगर बच्चा बोलता है मुझे मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो इट्स ओके, जाओ बेटा, मैं तुमको बाहर तक छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा, और जब आपको आना होगा आप कॉल कर देना। तो उससे क्या होगा, आप किसके घर जा रही है वो देख भी लोगे, आपको पता भी चल जाएगा कि वो किसके घर जा रही है, और आपने उसको फ्री भी छोड़ दिया है। फिर आप लेने भी पहुंच गए हो, तो वो सोचेगी यार मेरी मम्मा पापा मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। आपको ये दिखाना है कि आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करते हो, आप दुनिया पे ट्रस्ट नहीं करते हो। तो ये चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी बच्चों को कि आई ट्रस्ट यू, हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप गलत नहीं हो। दुनिया गलत है बेटा, लेकिन आप गलत नहीं हो। तो ये चीज़, ये जो टैग लाइन है कि आप गलत नहीं हो, इसको दिखाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उनका विश्वास जीतना पड़ता है बच्चों का ट्रस्ट ऐसा होना चाहिए कि यार मैं कुछ भी अपने मम्मी पापा से बोल दूँ और वो मुझे सोल्यूशन देंगे ही देंगे, मुझे फिर वो बाहर सोल्यूशन ढूंढने नहीं जाएंगे। तो उन्हें आप छूट भी दीजिए उनकी एज के हिसाब से। सेकंड थिंग है, बी मॉडल ऑफ योर चिल्ड्रंस। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा फैटी है तो आप बोलते इतनी मोटी हो गई है, जा कुछ कर। आप क्या कर रहे हो पहले आप तो देखो। क्या आप सुबह उठ के योगा कर रहे हो या आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक कर रहे हो? आप पहले कीजिए, फिर आप अपने बच्चे को बोलिए। आप रोल मॉडल बनिए। जैसे बच्चा तू तड़ाक से बात करता है तो पहले आप घर में आपसे बात कीजिए, फिर बच्चा भी आपसे आप करके ही बात करने लग जाएगा। अगर आप घर में गाली गलौज का माहौल बनाओगे तो बच्चा भी गाली गलौज देगा।
आप रोल मॉडल बनिए कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो, बच्चा भी वैसा ही बिहेव करेगा। अगर आप चाहते हो कि बच्चा सवेरे उठ के दौड़ने जाए, या बच्चा योगा करे, या अपनी फिटनेस के लिए कुछ करे, तो पहले आप कीजिए, फिर आपका बच्चा करेगा। आप रोल मॉडल तो बनिए उस बच्चे के। आप सिर्फ आदेश पारित करेंगे तो बच्चा एक अलग पर्सनालिटी है, वो आपके आदेश अब नहीं लेगा। तो पहले आप रोल मॉडल बनिए बच्चे के, और उसके बाद आप उससे बोलिए तो वो आपका बिल्कुल बात मानेगा। उसके बाद आप उसके छोटे छोटे कामों को अप्रिशिएट कीजिए। अगर बच्चा एक दिन उठ के दौड़ने चला गया है तो फिर आप उसको अप्रिशिएशन दीजिए। वाह बेटा, बहुत बढ़िया किया तूने, देख तू दौड़ के आया है ना, तो तेरी मसल्स स्ट्रांग होंगी, तेरा ब्लड सर्कुलेशन तेज होएगा, तो तेरी स्किन में ग्लो आएगा, तो कितना सुंदर दिखने लगेगा। ऐसे अप्रिशिएशन कीजिए उसको। फिर वो एक दिन नहीं, दूसरे दिन भी जाएगा, तीसरे दिन भी जाएगा, और फिर वो अपनी आदत बना लेगा। तो हर काम में उसको अप्रिशिएट कीजिए। अगर आपके बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन किसी दिन उसने अच्छी हैंड राइटिंग लिख दी है, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए कि ये इसमें कितनी अच्छी हैंड राइटिंग बनाई है तूने, इसमें लग रहा है कि तू ऐसा कर सकता है, तो यही वाली कोशिश करना बेटा। बेस्ट की कोशिश करनी चाहिए हमको, तो फिर वो उस बेस्ट की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आप अपने बच्चे को हर चीज़ में अप्रिशिएट कीजिए। आप अपने बच्चे से हर डे पूछिए कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या तुम सोच रहे हो, क्या तुम किसी चीज़ का तुमको टेंशन है, तो यू कैन शेयर विद अस, है ना, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ। उसे फ्रेंड जोन में रखिए, मोस्टली गर्ल्स को फ्रेंड जोन में रखिए, तो वो आपके साथ में अपनी हर बात शेयर करेंगी, और जब वो शेयर करेंगी तो फिर वो रिलैक्स रहेंगी अपने कि वो डरी हुई नहीं रहेंगी आपसे, वो अपने आप को अलोन नहीं बनाएंगी। तो ये बात आप अक्सर ध्यान रखिए कि उनको एक फ्रीडम लिमिट में दीजिए। उनकी सेल्फ़ केयर के बारे में उन्हें बताइए कि आपको सेल्फ़ केयर किस लिमिट में करनी है। अगर आपको सुंदर दिखना है तो किस लिमिट में आपको दिखना है। आपकी अभी एज है तो आपको क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, उसके साथ डिस्कस कीजिए। आदेश पारित मत कीजिए, डिस्कस कीजिए कि ये तेरे ऊपर अच्छा लगता है, ये तेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता, ऐसा मुझे लग रहा है, तो तू देख कि तेरे को क्या अच्छा लग रहा है। तो वो ज़रूर वो मानेगी जो उसकी माँ बोल रही है, क्योंकि आप ये डिसीज़न आपने उसके ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे उसे घर के काम के लिए मोटिवेट कीजिए कि ये काम तू अच्छा कर लेती है, तो क्या तू ये कर लेगी। अगर वो क्या तू ऐसा कर लेगी, क्या वो ऐसा हो जाएगा, तो जब आप उसके ऊपर डिसीजंस डालेंगे तो आई थिंक वो खट से आपकी बात मानेंगी। सबसे जो अहम चीज़ है वो है आप फैमिली बॉन्डिंग में और अपने बच्चों की बॉन्डिंग के लिए हर साल एक टूर बनाइए, एक ट्रैवल टूर बनाइए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे 2-3 दिन का ही हो। सिर्फ फैमिली से मतलब मेरा नहीं कि सारे रिश्तेदारों को, मामा चाचा चाची सबको बुला लिए, नियर डियर फ्रेंड्स वगैरह को सबको एक झुंड बना के जा रहे, वो नहीं। फैमिली मतलब मम्मी पापा बच्चे, दादा दादी जा सकते हैं साथ में। आप एक टूर पे जाइए, और वो टूर पे आप देखिएगा हर बार फैमिली बॉन्डिंग बहुत और स्ट्रॉन्ग होती जाती है, क्योंकि मदर फादर के साथ बच्चे पूरा एक वैल्यूएबल टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं उस टाइम पे, तो वो अपनी और थॉट्स, अपने और सोच अपने मम्मी पापा के साथ शेयर करते हैं उस समय, क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं। और वो फैमिली बॉन्डिंग में जब आएंगे ना, तो वो बाहर ज़्यादा फ्रेंड्स को नहीं ढूंढेंगे। उन्हें पता रहेगा कि हमें फैमिली घुमाने भी ले जाएगी, मेरी मदर मेरी से बातें भी सुनेगी, मेरी मदर मेरे को अच्छे से मेरी प्रॉब्लम्स का सलूशन भी देगी, मेरी मदर मुझे बेस्ट दिखाने की कोशिश करेगी। तो जब उसे ये सब पता है कि उसको ये सब घर में मिलेगा, तो वो बाहर क्यों जाएगी। और जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सिर्फ बच्चों के बाहर जाने से आती हैं। जब बच्चे बाहर इंटरेस्ट लेने लगते हैं, जब अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा समझने लगते हैं कि यही है जो मुझे समझता है, तो जब वो वाली बात आ जाती है तो टीनेजर्स हाथ से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जो मैंने आप लोगों को बोला है वो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तो देखिए, आपकी बच्ची सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही रहेगी। फ्रेंड्स बनाएगी लेकिन लिमिट में बनाएगी, और उसे पता रहेगा कि उसका जो वेल विशर है वो सिर्फ उसका परिवार है। ओके, स्टे ट्यून। बाद में और किसी और टॉपिक में मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक को डिस्कस करूं, तो आप मेरे कमेंट्स में मुझे सजेशन दे दीजिए, मैं उस टॉपिक पर डिस्कस करूंगी। बाय।